पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स चैप्टर का ये 8वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 121, 45 तथा 60 का मौसा है, महत्तम समापवर्तक है। तो देखिए 45 हम जानते हैं, 45 का अपवर्तक यानी जिसे जिसे विभाजित होता है, 1 से कटता है, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से विभाजित होता है। और 60 1 2 3 5 6 10 15 4 भी 15 चौके 60 और 30 60 से। तो इसमें देखिए अधिकतम वाला जो 45 नहीं मिल रहा है, 15 मिल रहा है, अर्थात यही इसका एचसीएफ होगा। दूसरी विधि से भी आप निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 122, इतना का मान होगा। 0.23 पर एकरिंग को हम अगर भिन्न में बदलें तो ये आ जाएगा 23/99। उसी तरीक़ा से 22/99। इसे सरल करें, 99 कॉमन ऊपर जुड़ जाएगा, 45 या इसे लिख सकते हैं 0.45 पर एकरिंग। तो सीधा सीधी भी इसे जोड़ सकते हैं या इस तरीक़ा से भी करके आप बनाएंगे। सॉरी, इसमें सिर्फ 5 पे एकरिंग है, 0.45 पे एकरिंग होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि P1 बड़ा है P2 से, तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो, तो कोई एग्जाम्पल लेकर के चलें कि दो अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें P1 P2 से बड़ा लेना है। मान लीजिए कि P1 विषम अभाज्य संख्या लेना है। मान लीजिए P1 के जगह पे 5 और P2 के जगह पे 3 ले लीजिए। हम जानते हैं कि 5 3 से बड़ा है। तो अब देखिए कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। P1 का वर्ग कर लीजिए तो ये आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9, ये बराबर आ गया 16। तो यह क्या होती है, एक सम संख्या है। बिल्कुल यह एक सम संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को a बराबर यदि इतना है, b बराबर इतना के रूप में लिखा जाए, जहाँ की p और q अभाज्य संख्याएं हैं, तो a तथा b का लघुत्तम समापवर्ती होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ए बी का हो जाएगा। इसमें पी क्यू के रूप में लिखना है तो एलसीएम में हम जानते हैं बेस का अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर p पर घात 1 और यहाँ पर p पर घात 2, तो हम लिखेंगे p पर घात 2 और q पर घात यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो अधिकतम घात 2 यानी p² q² होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, a बराबर इतना b बराबर इतना के रूप में लिखा जाए, सब कुछ सेम है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम कहते हैं जो मिलता है दोनों में उसका मिनिमम घात लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, p और यहाँ पर p²। तो कम वाला कौन है, p, q² और q, कम वाला क्या है, q, p q, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, p q इसका एचसीएफ होगा। क्वेश्चन नंबर 126, यदि दो धनात्मक पूर्णांक m तथा n, जहाँ m को इतना तथा n को इतना के रूप में लिखा जाए, p q अभाज्य संख्याएं हैं, तो m तथा n का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ
क्या होगा। HCF बराबर हम जानते हैं कि मिनिमम घातीय आ जाएगी, यहाँ पर P है, यहाँ पर P पर पावर 3, तो P आएगा सिर्फ, यहाँ पर Q पर पावर 3 और यहाँ Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर मिनिमम घात तो PQ स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, यदि P तथा Q सआभाज्य संख्याएं हैं, सआभाज्य संख्याएं के मतलब इसका मस 1 होगा, P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर होगी, कैसी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए कोई सह आभाज्य संख्या मान लेना है। P तथा Q सह आभाज्य संख्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 और यहाँ पर मान लीजिए 7, 4 7 क्या है, सह आभाज्य संख्या है, एक दूसरे से सिर्फ एक ही दोनों को काटता है और कोई भी ऐसी उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों के बीच में नहीं है। तो कह रहा है कि P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर कैसी संख्या होगा। P स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 7 का वर्ग कीजिए 49। ये भी देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात ये दोनों भी सआभाज्य ही होंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, यदि 3 संख्या A का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है तथा 7 संख्या B का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या A प्लस B का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए संख्या 3 जो है संख्या A का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि A का मान हो सकता है 3 ही हो या 3 से बड़ा रहे, चाहे 12 भी हो सकता है, 3 चौक 12 है ना। तो सबसे छोटा हमें न्यूनतम निकालना है, तो इसको हम न्यूनतम ही मान लेते हैं 3 और B को आप मान लीजिए 7। तो अगर दोनों का न्यूनतम ले लिए तो A प्लस B का न्यूनतम मान जो होगा 7 + 3 यानी 10 आएगा, और 10 का जो है गुणनखंड जो होगा 2 × 5 होता है, अर्थात न्यूनतम वाला कितना होगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए यानी कि इसका वर्गमूल हट जाए, तो पहला तो तरीका ये है कि √27 को अगर वर्गमूल हटाना है तो अगर इसको हम √27 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 27 आ जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम नहीं होगा, लेकिन हमें कहना है निकालना है न्यूनतम, तो √27 इसका आंसर नहीं होगा। हल करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 27 को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, वर्गमूल में 2 का पेयर लगता है, अर्थात जिसका पेयर लग गया उसको बाहर कर दिए, एक पेयर बाहर निकल गया √3। अब जो आया है इस रूट को अगर फिर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 3, यानी 3 × 3 = 9, अर्थात हमें जो गुणा करने के लिए न्यूनतम संख्या जो चाहिए वो √3 चाहिए। यही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 130, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n⁴ - 4⁴ सदैव विभाजित होता है। n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब n का मान जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा, तो किससे विभाजित होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि n का मान 1 रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर यानी 81 - 4 का स्क्वायर 16,
तो इसे घटा दें, 6 5 11 और 65, ये देख रहे हैं 5 गुने 13, 13 पचे 65, यानी ये 5 से विभाजित हो सकती है और 13 से भी विभाजित हो सकती है। इसी तरीक़ा से और ज़्यादा लेंगे तो और भी आएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन 5 तथा 13 दोनों से विभाजित होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n का इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब n बराबर 1 तो क्या होगा, 6 पर पावर 1 यानी 6 5 पर पावर 1 मतलब 5 बराबर 1, इकाई अंक 1। अगर n बराबर 2 लिखिए तो यह है 6 6 36 माइनस 5 5 25, ये आ जाएगा 11। इसी तरीके से जैसे भी देखेंगे हमेशा जो है इसका इकाई अंक 1 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, जब 3 से अधिक के अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल होता है। देखिए 3 से अधिक अभाज्य संख्या, कोई भी मान लीजिए, ऐसे प्रश्न को आसानी से करने के लिए कोई भी मान लेते हैं। 3 से अधिक वाली अभाज्य संख्या मान ली 5 मान लिए, तो 5 के वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25। इसको जब 6 से भाग देंगे, भाग दीजिए 6 चौक 24, तो शेषफल कितना होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। इस 5 की जगह पे आप अगर 7 में मानेंगे तो भी यही हाल होगा। देखिए 7 का वर्ग करेंगे 49, इसको 6 से भाग दें, शेष 1। तो इस तरीक़ा से आप करके प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सॉरी, इसमें 4 दिया हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया यम का मान 1 2 3 4 इस तरह यानी प्राकृत संख्या। तो कह रहा है कि कौन सा रूप होगा, किसी में भी रख करके आप देखें। जैसे अगर यम का मान 1 देते हैं तो क्या होता है 4 + 2 ये 6 आ जाएगा। ये क्या विषम पूर्णांक है, नहीं है। इसमें देखिए 4 + 4 ये 8 आ जाता है, ये विषम पूर्णांक है, नहीं है। इसमें देखिए जब m बराबर 1 देते हैं तो 4 + 1 यह 5। तो जिसमें सही हो रहा है उसमें एक और लगा के देख लीजिए। m बराबर जब 2 देते हैं तो 4 दूनी 8 + 1 9, ये भी विषम, ये भी विषम, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। पूर्णांक अगर p हो तो सम पूर्णांक का रूप 2p होता है, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होता है। 2p लगाने का ये मतलब हो गया उसका 2 गुणज, और 2 से जो संख्या गुणज होती है वो सम होती है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो ये भी शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है,
क्योंकि अशांत के साथ में आवर्ती जब रह जाती है तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यह कथन गलत है। हमें सत्य कथन देखना है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, परिमेय में सिर्फ शांत और अशांत हम नहीं कह सकते। परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है और अशांत में आवर्ती जो रहती है वो भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें सही रूप में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होती है और अनावर्ती होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।